नमस्कार। आज हम सिल्वर वेडिंग की दुनिया में गहराई से उतरने वाले हैं। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें एक ऐसे शख्स से मिलाती है जो मानो कल और आज के बीच कहीं फंस गया हो। तो चलिए मिलते हैं यशोधर पंत से, जिनके लिए वक्त जैसे ठहर सा गया है। तो कहानी शुरू होती है दिल्ली के एक सरकारी दफ्तर से। शाम के 5:25 हो चुके हैं। हमारे हीरो हैं सेक्शन ऑफिसर YD पंत, जिन्हें सब यशोधर बाबू कहते हैं। वो अपनी मेज से नजर उठाते हैं। अब देखिए, दफ्तर की जो पुरानी दीवार घड़ी है वो तो थोड़ी सुस्त है, लेकिन यशोधर बाबू की कलाई घड़ी, अरे वाह, एकदम परफेक्ट टाइम बताती है। वो इसे रोज रेडियो समाचारों से जो मिलाते हैं, मतलब नियमों और समय के इतने पाबंद हैं कि उनके लिए दिन अभी खत्म नहीं हुआ है। तो चलिए देखते हैं कि यशोधर बाबू का ये जो टकराव है वो सिर्फ दफ्तर की सुस्त घड़ी से नहीं, बल्कि पूरे बदलते हुए जमाने से है। कैसे, आइए समझते हैं। उनके ऑफिस में एक जूनियर हैं, चड्ढा, बड़े ही मॉडर्न किस्म के, चौड़ी मोहरी वाली पतलून और ऊंची एड़ी वाले जूते पहने हुए। वो यशोधर बाबू को छेड़ने का कोई मौका नहीं छोड़ते। आज उनकी घड़ी देखकर तपाक से बोल पड़ते हैं, बड़े बाबू, ये तो बाबा आदम के जमाने की है। यशोधर बाबू भी कहाँ चुप रहने वाले थे। बड़े गर्व से जवाब देते हैं, बताते हैं कि यह घड़ी उन्हें शादी में मिली थी। देखिए, उनकी नज़र में ये सिर्फ वक्त बताने वाली मशीन नहीं है, ये उनके उसूलों का, उनकी पुरानी चाल का एक प्रतीक है। जैसा वो कहते हैं, हम पुरानी चाल के, हमारी घड़ी पुरानी चाल की। अच्छा, यशोधर बाबू के पास ना इस नई दुनिया से निपटने का एक बड़ा ही खास तरीका है। उनके मन में एक तकिया कलाम है, समहाउ इम्प्रॉपर। जब भी उन्हें कोई नई चीज, कोई नया पहनावा, कोई नया व्यवहार अजीब सा, मतलब अनुचित या बेढंगा लगता है, तो वो मन ही मन यही दोहराते हैं। ये शब्द एक तरह से आधुनिकता के लिए उनकी झिझक का निचोड़। और फिर कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां उनके उसूलों और उनके सहकर्मियों की उम्मीदों के बीच एक सीधी टक्कर हो जाती है। हुआ यूं कि दफ्तर में एक सहकर्मी मेनन ने ऐसे ही पूछ लिया कि उनकी शादी की तारीख क्या है। यशोधर बाबू ने बताया 6 फरवरी 1947। मेनन ने फौरन हिसाब लगाया और एकदम चहक कर बोला, सर, आज तो आपकी सिल्वर वेडिंग है, शादी को पूरे 25 साल हो गए। और ये एक ऐसी बात थी जिस पर यशोधर बाबू ने खुद भी ध्यान नहीं दिया था। अब दफ्तर वाले कहाँ मानने वाले थे, सबने पार्टी मांगनी शुरू कर दी। पर यशोधर बाबू वो तो झिझक गए। बोले, अरे भाई, ये वेडिंग एनिवर्सरी वगैरह ये तो गोरे साहबों के चौंचले हैं, हमारे यहाँ ये सब नहीं मनाया जाता। मतलब उनके लिए ये एकदम विदेशी और कह सकते हैं कि एक फालतू का रिवाज था। लेकिन अंदर ही अंदर इस खबर से वो खुश भी थे और झेप भी रहे थे। खुश होते हुए झेपना और झेपते हुए खुश होना, ये जो अदा थी ना, ये भी उन्होंने अपने गुरु किशन दा से ही सीखी थी। असल में यशोधर बाबू के हर उसूल, हर आदत की जड़ में एक ही इंसान का जबरदस्त प्रभाव है। तो ये किशन दा थे कौन? आइए अब कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं और उस शख्स को जानते हैं जिसने यशोधर बाबू के पूरे जीवन और उनकी सोच को एक आकार दिया। किशन दा यानी कृष्णानंद पांडे एक कुंवारे व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अपने गांव यानी पहाड़ से आए नौजवानों की मदद में लगा दी। जब यशोधर बाबू मैट्रिक पास करके दिल्ली आए थे तो किशन दा ने ही उन्हें अपने यहाँ रहने की जगह दी, कपड़ों के लिए 50 रुपए उधार दिए और बाद में अपने ही नीचे नौकरी भी दिलवाई। तो वो सिर्फ एक मेंटर नहीं थे, वो एक तरह से उनके गार्जियन। किशन दा कुछ पक्के उसूलों पर जीते थे और वही उसूल उन्होंने यशोधर बाबू को विरासत में दिए। क्या थे वो उसूल? परंपरा का सम्मान करो, सादा जीवन जियो, भाईचारे और मदद की भावना रखो और अपनी जिम्मेदारियों को हमेशा पूरी तरह से निभाओ। यही यशोधर बाबू के पूरे चरित्र की नींव है। तो चलिए अब दफ्तर से घर की तरफ चलते हैं, जहां परंपरा और आधुनिकता को ये जो टकराव है ये और भी ज्यादा तीखा और भी ज्यादा पर्सनल हो जाता है। ये है यशोधर बाबू का घर, पर सच कहें तो ये उनके लिए अपनेपन की जगह कम और एक अजनबीपन की जगह ज्यादा बन गया है। पत्नी और बच्चों से हर छोटी बड़ी बात पर मतभेद होता है और इसी वजह से वो घर जल्दी लौटना पसंद ही नहीं करते। दफ्तर के बाद बिड़ला मंदिर चले जाना, सब्जी खरीदना, ये सब असल में घर देर से पहुंचने के बहाने। और ये जो मतभेद है ना, ये कोई छोटा मोटा नहीं है, बहुत गहरा है। सोचिए, यशोधर बाबू को साइकिल चलाना आज भी ठीक लगता है, पर बच्चों के लिए वो तो चपरासियों की सवारी है, उन्हें तो स्कूटर चाहिए। यशोधर बाबू सरकारी क्वार्टर में बिल्कुल खुश हैं, पर बच्चों को अपना फ्लैट खरीदना है। यशोधर बाबू का सपना है कि रिटायर होकर अपने पुश्तैनी गांव लौट जाएंगे, और बच्चों का सपना अमेरिका जाकर करियर बनाने का। मतलब जमीन आसमान का फर्क है सोच में। उनका हर बच्चा एक नए आधुनिक रास्ते पर है।
बड़ा बेटा एक विज्ञापन कंपनी में नौकरी करता है और उसकी मोटी तनख्वाह यशोधर बाबू को समहाउ इम्प्रॉपर लगती है। दूसरा बेटा आईएएस की तैयारी में लगा है। बेटी तो शादी के सारे रिश्ते ठुकराकर डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए अमेरिका जाने की धमकी देती है। और तो और उनकी पत्नी भी अब बच्चों का साथ देते देते काफी मॉड हो गई। और यहीं आकर कहानी अपने सबसे बड़े द्वंद्व को सामने लाती है। एक तरफ है किशनदा और उनके आदर्श, और दूसरी तरफ है यशोधर बाबू का अपना उलझा हुआ पारिवारिक जीवन। यशोधर बाबू को अक्सर याद आता है कि किशनदा का बुढ़ापा बिल्कुल भी अच्छा नहीं बीता। सोचिए, रिटायर होने के बाद इतने सारे लोगों की मदद करने वाले किशनदा को किसी एक ने भी अपने घर पर रखने की पेशकश नहीं की। वो एकदम अकेले पड़ गए, कुछ साल किराए के मकान में रहे और फिर अपने गांव लौट गए, जहां साल भर के अंदर ही उनकी मृत्यु हो गई। जब किसी से उनकी मौत का कारण पूछा गया तो जवाब क्या मिला? जवाब मिला, जो हुआ होगा। मतलब पता नहीं क्या हुआ होगा। ये जवाब यशोधर बाबू के मन में हमेशा के लिए बैठ गया। ये उन लोगों की नियति का प्रतीक बन गया जिनका बुढ़ापे में ध्यान रखने वाला कोई परिवार नहीं होता। और यहीं यशोधर बाबू अपनी सबसे बड़ी दुविधा में फंस जाते हैं। किशनदा ने समाज के लिए अपनी जिंदगी जी, पर उनका अंत अकेला और गुमनाम हुआ। वहीं यशोधर बाबू ने परिवार के लिए अपनी जिंदगी जी, लेकिन वो अपने ही घर में एक अजनबी जैसे हैं। तो सवाल ये उठता है, क्या किशनदा का वो अकेलापन बेहतर था या अपने ही घर में ये बेगानापन? देखिए, ये कहानी कोई सीधा साधा जवाब नहीं देती। ये हमारे सामने बस एक सवाल छोड़ जाती है कि जब परंपरा और आधुनिकता के बीच इस तरह का टकराव हो तो सही रास्ता आखिर है क्या? और इसका फैसला शायद हर पीढ़ी को खुद ही करना पड़ता है।